नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम PGCL 2024 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर का प्राथमिक अनुप्रयोग है? ए पावर कंट्रोल इन AC सर्किट, बी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सी डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डी ऑडियो एम्पलीफिकेशन। दोस्तों SCR को बोला जाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है या 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर होता है और इसकी जो लेयर होती है इसमें 4 लेयर होती है। और ये 4 लेयर किस तरह से लगाई जाती है? एक लेयर P की होती है, दूसरी लेयर N की होती है, फिर तीसरी लेयर P की होती है और चौथी लेयर N की होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग वे में इन लेयर को लगाया जाता है। और SCR किस तरह से फंक्शन करता है? ये एक स्विच की तरह फंक्शन करता है किसी भी पावर सर्किट में, और इसको डिजाइन स्पेशली इसलिए करा जाता है ताकि ये हाई करंट या हाई वोल्टेज को हैंडल कर सके। तो बेसिकली SCR कहाँ पे यूज होता है? SCR AC सर्किट में यूज होता है या पावर सिस्टम में यूज होता है। इसका इस्तेमाल ना ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में किया जाता है, ना ही डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है, ना ही ऑडियो एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। SCR का बेसिक उपयोग होता है टू कंट्रोल हाई पावर। ये एक ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। अब हम इसकी अलग अलग एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था, SCR को पावर स्विचिंग सर्किट में इस्तेमाल करा जाता है। इसको कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह भी इस्तेमाल करा जा सकता है। SCR AC करंट को DC करंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है AC पावर कंट्रोल सर्किट। SCR को AC पावर कंट्रोल सर्किट में भी यूज करा जाता है। सच एस अगर हमें लैम्प को डिम करना हो या किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को कम करना हो तो हम ये SCR के थ्रू कर सकते हैं बाय रेगुलेटिंग द पावर। SCR का इस्तेमाल DC मोटर स्पीड कंट्रोल में भी करा जाता है। ये एक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और इसका इस्तेमाल इन्वर्टर में भी किया जाता है क्योंकि SCR DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए पावर कंट्रोल इन AC सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द लोड फैक्टर अफेक्ट द साइज ऑफ द इक्विपमेंट इन अ डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन। घरेलू सेवा कनेक्शन में लोड फैक्टर उपकरण के आकार को कैसे प्रभावित करता है? द लोड फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द इक्विपमेंट, बी द हाई लोड फैक्टर रिक्वायर स्मॉल इक्विपमेंट, सी द लोड डिटरमाइन द नंबर ऑफ लोड सर्किट एंड डी हाई लोड फैक्टर रिक्वायर लार्ज इक्विपमेंट। दोस्तों जितना ज्यादा लोड फैक्टर होगा उतने ही हमें लार्जर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर रेशियो होता है एवरेज लोड अपॉन में पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड। कितनी मैक्सिमम डिमांड है किसी भी एक सिस्टम की, ये बताता है पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड। अब जितना ज्यादा अच्छा लोड फैक्टर होगा इसका मतलब ये है कि उतनी ही एफिशिएंटली कोई भी इक्विपमेंट काम कर रहा होगा या उतनी ही देर कोई भी इक्विपमेंट अपनी फुल पावर में काम कर रहा होगा। हाई लोड फैक्टर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लोड कंटिन्यूअसली अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर कोई भी लोड अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा होगा तो उसके लिए हमें एक अच्छे खासे इक्विपमेंट साइज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो अपनी पूरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक इक्विपमेंट। तो अगर वो अपनी पूरी कैपेसिटी में काम कर रहा है तो ऑब्वियस है उसमें हीट जनरेशन भी होगा और उसको हाई लोड को मैनेज भी करना होगा। तो उसको अगर हाई लोड को मैनेज करना है और ओवरहीट से भी बचना है तो हमें किस इक्विपमेंट की जरूरत होगी? हमें लार्जर इक्विपमेंट की जरूरत होगी। वैसे अगर देखा जाए लोड फैक्टर को अगर हम देखेंगे किसी भी आप बुक में देखेंगे तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है। एक और चीज है, जितना अच्छा लोड फैक्टर होगा तो उससे हमें इक्विपमेंट कॉस्ट बच जाती है क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम डिमांड कितनी जा रही है, तो उस हिसाब से हम सारी चीजों को डिजाइन करते हैं। लेकिन इक्विपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इक्विपमेंट साइज की बात नहीं हो रही है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अगर लोड फैक्टर अच्छा है तो आपका इक्विपमेंट कंटिन्यूअसली अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, और अगर वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है तो उसे एक अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उसे एक अच्छे साइज की जरूरत होगी ताकि हीट डिसिपेशन अच्छे से हो सके। तो यही एक वैलिड पॉइंट है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर डी हाई लोड फैक्टर रिक्वायर लार्जर इक्विपमेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ स्लिप इज कैलकुलेटेड इन एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना कैसे की जाती है? ए स्लिप इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्टेटर वाइंडिंग, बी स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, सी स्लिप इज द रेशियो ऑफ स्टेटर करंट टू रोटर करंट एंड डी स्लिप इज इक्वल टू रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। दोस्तों स्लिप डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? ns माइनस nr अपॉन में ns। तो ns क्या है यहाँ पे? सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड, और nr क्या है यहाँ पे? रोटर स्पीड है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है रोटर में यानी कि रोटेटिंग पार्ट में तो एक इंट्रैक्शन होता है जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और लास्ट में टॉर्क क्रिएट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब हम इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं इन सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमंग द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत आग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र सबसे उपयुक्त होता है? ए CO2 एक्सटिंग्विशर, बी वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, सी वाटर एक्सटिंग्विशर एंड डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। अगर क्वेश्चन में CO2 एक्सटिंग्विशर दे रखा है और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर दे रखा है तो एक चीज का याद रखना, आपको सबसे बेस्ट चूज करना है और सबसे बेस्ट होता है CO2 एक्सटिंग्विशर। रीजन मैं बता देता हूँ। CO2
CO2 एक्सटिंग्विशर करता क्या है, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है या ऑक्सीजन की कमी कर देता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आग नहीं जलेगी, क्योंकि आग को चाहिए होता है ऑक्सीजन जलने के लिए। दूसरी चीज, ये नॉन कंडक्टिव होते हैं और इसमें कोई रेसिड्यू भी नहीं बचता है, कोई अवशेष भी नहीं बचता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या होता है, CO2 होता है। और CO2 में होता है कूलिंग इफेक्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलिंग इफेक्ट होगा तो अगर आपने एक बार आग बुझा दी तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि आग फिर दोबारा नहीं जलेगी। लेकिन अगर आप ड्राई पाउडर यूज करोगे तो उसमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है, तो आग बुझ जाएगी, लेकिन आग की हीट की वजह से दोबारा आग लगने का खतरा इसमें रहता है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम अगर ड्राई पाउडर से बुझाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको इक्विपमेंट खराब हो जाए, इसलिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। वाटर का इस्तेमाल तो हम करते ही नहीं है। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए CO2 एक्सटिंग्विशर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट हैपेंड टू द टोटल वोल्टेज व्हेन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब समान सेल श्रृंखला में जोड़े जाते हैं तो कुल वोल्टेज का क्या होता है। दोस्तों, जब समान सेल आपस में जोड़े जाते हैं तो जो टोटल वोल्टेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये V1 सेल है, ये V2 सेल है, ये V3 सेल है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज ऐड हो जाता है। तो अगर हमें 3 वोल्ट चाहिए और हमारे पास 2 सेल है 1.5 वोल्ट के, तो हम दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सो इसका राइट आंसर होगा टोटल वोल्टेज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन 3 फेज सिस्टम व्हाट फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट अपरेंट पावर व्हेन गिवन द वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। 3 चरण प्रणाली में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के मानों को दिए जाने पर स्पष्ट शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अपरेंट पावर क्या होती है, ये जितना भी टोटल इलेक्ट्रिकल लोड है किसी भी एक सर्किट में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं अपरेंट पावर से, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पेयर होती है। कभी कभी यूनिट पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो अपरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 × V × I। ये किस केस में, ये 3 फेज के केस में। अगर क्वेश्चन में कभी 2 फेज के केस में आएगा तो S = V × I। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अपरेंट पावर इन सिंगल फेज, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, फिर S = V × I होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्टर आर ऑफन प्रिपेयर्ड वेयर वेट इज कंसर्न सच एज इन लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहेड पावर लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अक्सर पसंद किया जाता है जहां वजन चिंता का विषय है, जैसे कि लंबी दूरी की ओवरहेड पावर लाइंस। ए वुड, बी रबर, सी कॉपर एंड डी एल्यूमिनियम। दोस्तों, ओवरहेड लाइन में सबने देखा होगा हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर का। इसके क्या क्या एडवांटेज है, एक तो इसका वेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम काफी ज्यादा हैवी लाइन को बिछा रहे हैं तो वेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एल्यूमिनियम कॉपर से लाइट वेट की होती है, जिससे कि पोल्स पे स्ट्रेस कम पड़ता है और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू कॉपर कम होती है। ऑल्दो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन एल्यूमिनियम भी काफी ज्यादा पीछे नहीं होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई इज केबल लेंथ इन केबल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट आइडिया। केबल चेन में केबल की लंबाई एक महत्वपूर्ण विचार क्यों है। ए वोल्टेज ड्रॉप, बी बेटर इंसुलेशन, सी एस्थेटिक एंड डी कॉस्ट इफेक्ट। दोस्तों, केबल लेंथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि केबल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। रीजन क्या है, जितनी ज्यादा केबल लेंथ होती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हुआ तो हमें इक्विपमेंट में पावर आउटपुट कम मिलेगा, डिवाइस हमारा माल फंक्शन कर सकता है और एनर्जी लॉस बढ़ सकते हैं। तो केबल लेंथ को हम बहुत प्रॉपर वे में चूज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमें फॉर्मूले लगाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें, तब हम केबल लेंथ चूज करते हैं ताकि हम वोल्टेज ड्रॉप को कम कर सके और एनर्जी लॉस को भी कम कर सके। तो इसीलिए केबल मैन्युफैक्चरर वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ स्पेसिफाई करते हैं किसी भी केबल में, क्योंकि अगर वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हमें पता होगी तो हमें पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज ड्रॉप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ 4-पोल अल्टरनेटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड आउटपुट। एक 4-पोल अल्टरनेटर 1800 रेवोल्यूशन प्रति मिनट की गति से चल रहा है, उत्पन्न आउटपुट की आवृत्ति क्या होगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल। हमें स्पीड पता है 1800, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, पोल पता है कितने, 4 पोल है, तो ये 4 से जाएगा 30 टाइम, इस 0 से ये 0 कटेगा और ये जाएगा 60 टाइम, तो 60 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। आमतौर पर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए किस प्रकार के एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाता है। ए FPGA, बी ओपैम्प, सी माइक्रो कंट्रोलर एंड डी ADC। दोस्तों, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं ओपैम्प का, जिसे बोला जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये एक तरीके के लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जिनका काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना होता है, फिल्टरिंग करना होता है, समिंग करना होता है और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल है कि ओपैम्प क्या क्या कर सकता है, जैसे एम्पलीफिकेशन हो गया, फिल्टरिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, समेशन हो गया और सिग्नल कंडीशनिंग हो गया। तो ये सारे
काम कौन कर रहा है, ये सारे काम ओपैम्प कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी ओपैम्प इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।